अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला जमहूर का और मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज हम इस्लामाबाद के हल्का NA 48 में मौजूद हैं और ये हल्का तरलाई कला से रवात तक एरिया मुहित है। इसका और हमारी कोशिश है आज इस जगह के ऊपर हम खड़े होकर प्रोग्राम कर रहे हैं। ये दरअसल एक गाँव है, चरा गाँव के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ से हम क्यों आगाज़ कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी ये कोशिश है कि जहाँ पर हम जो फ्रंट एरियाज़ हैं, जो शहरी इलाके कहलाते हैं, वहाँ के लोगों के पास हम जाते हैं, उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं और वक्तन फ़वक्तन उनके जो मसाइल हैं वो मीडिया के अंदर ज़िक्र भी होते हैं। मगर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, यहाँ की जो आवाज़ है उस हद तक जो लोग हैं, लोग उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो हमारी ये कोशिश है कि आज इन लोगों के पास खुद आएँ, इनके मसाइल जानने की कोशिश करें और आपको बता सकें और इन्हीं मसाइल को सवाल बनाकर हम नुमाइंदों के पास जा सकें कि उनके पास क्या विज़न है, क्या हिकमत अमली है कि किस तरह से इन लोगों के जो मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। बुनियादी मसला सभी हलकों के हवाले से जो नज़र आता है हमें, वो तालीम का हमें नज़र आता है, खुराक का नज़र आता है और सेहत के निज़ाम के हवाले से हमें नज़र आता है। हर कोई ये जवान ये चाहता है कि घर की दहलीज़ के ऊपर उसे निज़ाम सेहत भी म्यारी मिल जाए और निज़ाम तालीम भी उसे म्यारी मिल जाए और जो रोज़गार के जो मौक़े हैं वो भी उसको दहलीज़ के ऊपर मिल जाएँ। हम मज़ीद भी बात करेंगे और बिलख़ुसूस आज का जो जवान है वो इस हलके के अंदर हमारा ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ होगा। उसका जो निज़ाम तालीम है, जदीद दौर है, IT का निज़ाम है, इस हद तक कितने मौक़े हैं और कितने मौक़ों से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जिसके अंदर आप ये देख सकेंगे कि माज़ी के अंदर इस हलके से यानी कि इस्लामाबाद के हल्का NA 48 से कौन इलेक्शन लड़ा और कौन जीता, किससे अवाम जो है वो किस हद तक मुतमईन रहे हैं और अभी मौजूदा दौर में इस्लामाबाद के हल्का NA 48 से कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन कौन इंतखाबी मैदान में है और इस हवाले से जो बुनियादी हल्के के मसाइल हैं वो क्या हैं और कितने वोटर्स रजिस्टर्ड हैं मजमूई तौर के ऊपर और इनमें मर्द और ख़वातीन वोटर्स की तादाद कितनी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट देखने के बाद जब आप आएंगे तो हम आपको मिलेंगे, चरा गाँव के लोगों से बात करते हुए उनके मसाइल जानने की कोशिश करेंगे और फिर उन्हीं के सवाल उन्हीं के नुमाइंदगान के पास हम लेकर जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास, उन नुमाइंदगान के पास क्या विज़न है, क्या हिकमत अमली है उनके मसाइल की। दुनिया के खूबसूरत तरीन दारकूमतों में शुमार होने वाला शहर इस्लामाबाद 2 कौमी असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल था, लेकिन आबादी के इजाफे के बाद 2018 में ये हलके 3 हो गए। NA 48 2008 के आम इंतखाबात में 3 हलकों से जायद वोटर पर मुश्तमिल NA 49 इस्लामाबाद 2 की इसी नशिस्त से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी ने मैदान मारा। 2013 में NA 49 के नाम से जाने वाली ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के ही डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के इलियास मेहरबान को शिकस्त देकर हासिल की। 2018 में इस्लामाबाद 3 हलकों में तकसीम हुआ और इस हलके से PTI के राजा खुर्रम शहजाद नवाज ने 64,690 वोट हासिल करके मैदान मारा और कौमी असम्बली की टिकट कटाई, जबकि पीपल्स पार्टी के अफजल खोकर 34,072, जबकि मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी 33,519 वोट ही ले सके। आइंदा आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद के इसी हलके से एल वोटर्स की तादाद अब बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आइंदा आम इंतखाबात में PTI की सी वकील रहनुमा, जबकि मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ इस नशिस्त के लिए मैदान में उतरना चाहती है। इस के वोटर्स का कहना है ना कोई बड़ा सरकारी अस्पताल मौजूद है, ना ही कोई बड़ा सरकारी जामे, कूड़े के ढेर हर जगह दिखाई देते हैं, पानी भी कई इलाकों में नायाब है, निकासी आपका मसला हर बारिश के बाद ऐवान से दूर उम्मीदवारों के हल्के की सियासत को जगा देता है। उम्मीदवारों की अक्सरियत भी पुराने दावों और वादों के साथ हल्के के अवाम से उनका हक राय दही अपने हक में लेना चाहते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? शुक्र शुक्र अल्लाह पाक। इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किस आ रहे हैं? वोट सारे इंशाअल्लाह ताला मुस्तफा नवाज खोखर साहब नु पास। मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्यों पा रहे हो? काम कराने सारे गल इस रही है कि एक तो पढ़े लिखे आदमी है, यंग आदमी है, सही इसको पहला बहु उम्मीदवार आए, खासकर नून ने आए, उन्हें कह कम नहीं किया, उन्होंने आवाम ना रबता ही नहीं रहा। इन्हें जड़े रबता करने पे इन्हें वोट पहली दफा पास और अगर इन्हें आवाम ना रबता था क्या तो ठीक है, अगर ना रखा तो अगली दफा इन्हें भी ना बने। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। इंतखाबात आ रहे हैं, क्या सोचा है, किसको डाल रहे हैं वोट? इंतखाबात इंशाल्लाह हाजी मोहम्मद नवाज साहब के सबजादे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब को वोट देंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट करेंगे और 8 फरवरी को इंशाल्लाह गड़ियाल पे मोहर लगा के और उनको जिताएंगे। तो आप इस चरा के हैं NA 48 का ये हिस्सा है बुनियादी NA 47 का इसके जो मसाइल हैं, बुनियादी जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, वो हल हुए हैं इससे पहले माजी में या अभी उम्मीद है कि हो जाएंगे?
माजी में तो आपने अगर आपका जाते हुए कैमरा मैन दाएं बाएं रोड के आप कैमरा लगाएं तो आपको नजर आ जाएगा। माजी में तो कुछ नहीं हुआ और इंशाल्लाह जिस तरह के इनका विजन है मुस्तफ़ा साहब का और नौजवान क़यादत है, इंशाल्लाह वो जिस तरह बातें कर रहे हैं अगर उन्होंने काम किए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वो बनेंगे। इस बार तो मैं तो कहता हूँ उनका मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, इस बार तो उनका मुकाबला ही नहीं है क्योंकि पिछले जो कैंडिडेट हैं तारक फजल चौधरी साहब, उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। अच्छा। उनका कोई काम नहीं है और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बुनियादी मसाइल की जो आपने बात की है, सबसे बुनियादी मसाइल तो हमारे पास यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज नहीं है अच्छा, और अस्पताल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद में एक कम्प्लेक्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल है और ये गांव का इलाका है, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है। मुस्तफ़ा साहब अगर अभी बने ही नहीं है तो कलिया में एक अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं लड़कियों की, और जब वो बन चुके तो फिर आप खुद देख लें कि वो क्या कर लेंगे। अभी उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसा लगा के और कोई फंड के बगैर फंड के उन्होंने वो यूनिवर्सिटी बनाई है, ये अभी इसी गाँव में। सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। इंतखाबात आ रहे हैं, सोच लिया है किसको वोट डालना है? जी सोच लिया, किसको डाल रहे हैं? वोट नॉन लीग। नून लीग को डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं नून लीग? सर नॉन लीग को इसलिए डाल रहे हैं कि हम इधर ही रह रहे हैं पिंडी में काफ़ी टाइम से, अच्छा, और 2013 से मतलब जो 2018 तक की हुकूमत थी तो उसमें हमने सिर्फ देखा है कि लोगों के काम हुए हैं। मतलब आप देख लें बिजली का हो या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हो या कोई भी मोटरवे हो, रोडें हों, जो भी हों, तो ये सिर्फ नून लीग की हुकूमत में, बाकी किसी ने कोई काम नहीं। आप इसी एरिए के हैं, यहाँ आप क्या समझते हैं कि आपके घर की दहलीज के पास आपको हॉस्पिटल मिल जाते हैं, आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छी मेयार की तालीम के ये मिल जाते हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो जो उम्मीदवार इस एरिए से है आपका, उसके सामने ये सवाल रखेंगे आप? ये ज़रूर रखेंगे। जो नहीं है जिसमें मतलब ये है कि बाकी भी किसी ने कुछ नहीं किया ना, तो जो इनमें जो बेहतर है वो हमें यही लगता है कि जो काम करते हैं। आपको लगता है कि आपके एरिए के और मुल्क के लिए नून लीग बेहतर है, आप उसको वोट देंगे? ठीक। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र। फैसला इंतखाबात आ रहे हैं, फैसला कर लिया है वोट डालने का? वो डेफिनेटली वोट डालेंगे इंशाल्लाह। तो क्या देख कर डालेंगे कि कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जिसको आप इंतखाब करेंगे? देखो, मैंने अगर अपना लीडर चुनना है ना किसी को, तो उसका करैक्टर देखूंगा अच्छा, कि उसने आज से पहले की जो ज़िंदगी है किस तरह गुजारी है। क्या उसने करप्शन कराई है, क्या वो आवारा था, फ्रॉडिया था, बेईमान था, क्या था, या नेक और परहेजगार था। मैं ये देखूंगा और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको वोट डालूंगा। नाज़रीन, ये बड़ा अहम नुक्ता है। जिस तरह अभी हमारे सामने एक बाबा जी है वो मौजूद है, उन्होंने बात की कि एनालाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है, कि तज्ज़िया करना है आपने अपने उम्मीदवार का कि उसका माजी क्या रहा है, और उसी को ज़ाहिर है उम्मीद बनाकर आप मुस्तकबिल की भी तवक्को रख सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको वोटर को भी अपना होमवर्क करना है कि उसका उम्मीदवार कैसा रहा है माजी में और मुस्तकबिल में कैसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी लोगों से हम उनकी आरा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, जवान हैं और थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इंतखाबात आ रहे हैं, फैसला कर लिया वोट डालने का? किसको डालना है? पीटीआई को डाल रहे हैं, क्यों डालेंगे? क्योंकि पीटीआई देखें, नून लीग को तो हमने आजमा लिया है, अच्छा, और पीपल पार्टी भी हमारे सामने है, बाकी जमातें भी हमारे सामने है, लेकिन पीटीआई को मुख्तसर सा टाइम मिला है, लेकिन उन्होंने जो किया है, लेकिन आगे भी इंशाल्लाह वो इस मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। ठीक, थैंक यू। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। इंतखाबात आ रहे हैं, तैयारी कर ली है, फैसला कर लिया है, किसको डाल रहे हैं वोट? क्या तैयारी करनी जी, हमने पहले भी तैयारी करते रहे हैं। हाँ। इस दफ़ा तो हमारा माइंड सेट ही बिल्कुल ही चेंज ही हुआ है। अच्छा, तकरीबन। क्या क्योंकि चेंज हमने हुआ? तो सब कोई पहले आजमाज के लिए कितने कौन कितना करता है, लेकिन है कि इस दफ़ा तो मूड ही नहीं है वोट देने का। कोई अच्छा, इस दफ़ा आप कह रहे हैं वोट डालना ही नहीं है, वोट डालना ही नहीं है इस दफ़ा। तो वजह क्या है कि कोई काम नहीं करवाता? वजह यही है कि भाई थक गए हैं, हर किसी को बस वो वोट दे दे के थक गए हैं। आप इसी हल्के के 48 के? नहीं, हम बेसिक तो हम एबटाबाद के, लेकिन है कि अच्छा। इधर ही हम, हमारा बिजनेस इधर ही है, तो हाँ। इधर ही रह पसीर है। आप कह रहे हैं कि आपने वोट नहीं डालना है, ठीक। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप वोट डाल रहे हैं इस बार? जी जी, किसको डाल रहे हैं? जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसको डालेंगे इंशाल्लाह। आज़ाद हैसियत में इस बार ज़ाहिर बल्ला चला गया, बिल्कुल बिल्कुल। आज़ाद हैसियत में पीटीआई को डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप किसको डाल रहे हैं वोट? जिसका नाम लेने पे पाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? जी बिल्कुल, शुक्र है। इंतखाबात आ रहे हैं, किसे डाल रहे हैं वोट? जी हम शुरू से आसिन इकबाल के वोट हैं, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल कहूँ मैं। हाँ हाँ,
और अच्छा। शुरू से हसन इकबाल को ही हम वोट देते रहे हसन हैं। इकबाल को आप वोट देते हैं शुरू जिस दफा भी जिंदगी रही तो गांव जाकर हसन इकबाल को तो वोट वजह डालते क्या हैं। है मुसलसल वोट देने की काम करवाते हैं? जितना काम नारोवाल में हसन इकबाल ने किया है ना, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में किसी भी वजीर आजम ने नहीं करवाया होगा या किसी MNA MP ने नहीं करवाया होगा। सही। छोटा सा हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल हसन इकबाल ने करवाया। हमारे रेलवे स्टेशन छोटा था, सब पूरे पाकिस्तान से सबसे बड़ा और आली किस्म का रेलवे स्टेशन हमारे शहर में बना है। स्टेडियम हमारे शहर में हसन इकबाल ने बनवाया। यूनिवर्सिटी हमारे शहर में बनी, तो फिर उसका हक बनता है ना जिस मर्जी पार्टी का हो। नून लीग को आप वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप किसको दे रहे हैं वोट? हमें नून लीग को। नून लीग को वोट दे रहे हैं? इसी हल्के के हैं आप भी या नहीं, मैं पिंडोरे का हूँ। पिंडोरे के हैं आप भी, लेकिन नून लीग को ही वोट देंगे? तो क्यों देंगे? नून लीग का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? नून लीग इसलिए कर रहे हैं, वो काम करते हैं। काम करते हैं? काम करते हैं, बुनियादी मसाइल आपके हल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कोई भी मसला हो हम जाते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। इंतखाबात आ रहे हैं, सोच लिया किसको डाल रहे हैं वोट? इंशाअल्लाह सर PTI। PTI को डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं PTI को? वैसे अपने दिल की मर्जी की बात दिल की मर्जी है, काम की बुनियाद पर नहीं, दिल की काम मर्जी। की बुनियाद पर भी और दिल की मर्जी पर भी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जवान, ठीक हो? वोट बन गया? नहीं बना, अभी नहीं बना। अगर बना होता तो किसको देते? PTI को। PTI को वोट देते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी क्या हाल है, ठीक है? किसको डाल रहे हैं वोट इस बार? PTI को वोट दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं PTI को? ठीक है। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट बना हुआ है? जी किसको डाल रहे हो? TLP, TLP को डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने दिल को अच्छी लगती है वो पार्टी। अच्छी लगती है? उनका जी। कौन है यहाँ से उम्मीदवार? उम्मीदवार यहाँ से तो नहीं पता, हमारा बोर्ड एबटाबाद में है। अच्छा, एबटाबाद में, लेकिन वहाँ भी आप TLP को डालेंगे? जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? इंतखाबात आ रहे हैं, किसको डाल रहे हैं वोट? किसी को भी नहीं? क्यों इतनी मायूसी? हमारी मर्जी है ना। अच्छा, तो मायूस होकर नहीं डाल रहे हैं? शुरू से नहीं डाला? वोट देना ही नहीं है किसी को। वोट देना ही नहीं है? क्यों इस नतीजे तक क्यों पहुँचे हैं आप, क्या वजह? टैक्स भी देना है, हाँ। रोटी भी पल्ले खानी है, हर चीज़ खानी है, रोड बनना साढ़े पल्ले बनना, असी फिर क्यों वोट दिए? वोट नहीं देना। नहीं देना वोट। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। किसको डाल रहे हैं लाला वोट? वोट किसको दे रहे हैं? वोट अभी तक तो सोच अभी तक नहीं सोचा, बड़े कम दिन रह गए हैं। सोचेंगे हैं? अभी तक। अभी आप सोच रहे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र इंतखाबात आ रहे हैं, जी जी बिल्कुल। सोच लिया किसको डाल रहे हैं वोट? वो पहले से सोच चुके, जब से मेरा जेल में गया होगा। तो वैसे आपने तो सोच लिया PTI को आप वोट डाल रहे हैं, जी जी। ये सोचते हैं कि ये हमारी बेहतरी के लिए है, ये काम करवाता है या ये काम करवाएगा, इससे तवक्कुआत हैं? ये बिल्कुल। सोच के आप डालते हैं या बिल्कुल, किसी बिल्कुल। सियासी वाबस्तगी की वजह से ना डालते ना हैं? कुछ भी नहीं है, अच्छा। सिर्फ पसंद है। अच्छा, PTI को आप वोट PTI डालें। PTI। ठीक। नाज़रीन, इस्लामाबाद के हल्का NA48 में हम मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जिस तरह हमने मज़ाफ़ाती इलाके में किया और ये जानने की कोशिश की कि वहाँ पर लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं। अब हम मरकज़ की जानिब आ गए हैं, शहरी इलाका है, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बुनियादी मसाइल इस हल्के के क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? NA48 के ही हैं आप? नहीं, मैं ज़िला खुशाब हूँ, NA88 का। अच्छा, तो किसको वोट डाल रहे हैं? इंतखाबात आ रहे हैं। हाँ, अभी तो आज़ाद आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं आज़ाद आ रहे हैं, क्योंकि अच्छा, आपको पता है आज़ाद उम्मीदवार को डालेंगे वोट? हाँ, वो आज़ाद उम्मीदवार हमारे इलाके में बहुत इंजीनियर गुरस्का खान बबूर हैं। अच्छा। और उजर साहब हैं, हाँ। माशाल्लाह वो अच्छी कैंपेन करते हैं। आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालेंगे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? इंतखाबात आ रहे हैं, किसे डाल रहे हैं वोट? नून लीग को डालेंगे। नून लीग को डालेंगे, क्यों? उसने काम किए जी, अच्छे काम करवाएं। किए और अच्छा। उसकी वजह से कारोबार जो है ना, जो पेट्रोल वगैरह है वो भी नीचे आ रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है कि उसने मोटरवे बनाए हैं, अच्छे अच्छे काम करवाए हैं और आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो मईशत है वो भी ठीक हो जाएगी और आने वाले कल भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो आप इसी हल्के के हैं, NA48 के हैं? मैं इस हल्के का नहीं, मैं KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। सही है। अच्छा, आप KP के हैं और नून लीग को वोट डालेंगे? अच्छा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। ठीक हैं? इंतखाबात आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किसको डाल रहे हैं वोट? जी इंशाल्लाह ताला PTI को डाल रहे हैं। आप यूथ हैं, खुद आप समझते हैं इन तमाम चीज़ों को, कौन सी सियासी जमात आप समझते हैं यूथ के लिए काम करते हैं? और अब तो IT का एक ज़माना है और बड़ी हद तक हमारा जवान भी बेरोज़गार है, इस हवाले से आप समझते हैं कि जिस भी उम्मीदवार को आप वोट डाल रहे हैं उसकी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हैं? जी हाँ, एग्जैक्टली आपने जिस तरह बात की कि IT की,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मेरा भी रिलेशन है और मैं भी आईटी से बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ तक पीटीआई की कारकर्दगी है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजी स्किल्स प्रोग्राम जो पाकिस्तान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका इनिशिएटिव लेने वाली पर्सनैलिटी सही। और दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ देख लें, जैसा कि आपसे जो मैं मुहातिब हूँ और ये मेरे पास मोबाइल उठाया हुआ है, इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं ये सारे के सारे डेवलप करने वाले आईटी के लोग हैं और दुनिया पूरी आईटी की तरफ जा रही है। और हम लोग जो हैं, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है कि हम खुद एक सिस्टम बना सकें और पेपाल जैसा अकाउंट भी पाकिस्तान में ला सकें। जिस पर बात करने वाले सिर्फ जो पर्सनैलिटी थी वो इमरान। ठीक है, आपका वोट पीटीआई को उनके साथ? वोट मेरा पीटीआई को। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाबात आ रहे हैं, फैसला कर लिया किसे वोट डाल रहे हैं? जी सर, देखते हैं। अच्छा, अभी सोचा नहीं है किसको डालेंगे? तो पहले किसको डाला था? पहले परवेज़ अशरफ को, परवेज़ अशरफ, राजा परवेज़ अशरफ साहब को डाला था। काम करवाते हैं आपके बुनियादी हल्के के मसले? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के में तो आप गुजर खां में जाके देखें कैसा काम हो रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट तवक्को उम्मीद क्या है आपको कि किसकी हुकूमत होनी चाहिए जो आएगी, जिस जमात के वो मसाइल हल करेगी? देखो जी, मसला ये है कि हम लोगों ने तो करके ही खाना है, हम लोग मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। बहरहाल तो आप ये सोच के वोट नहीं डालते कि अब हम उसको डालें कि जो हमारा भी मेरी ज़िंदगी है वो बेहतर करे? यही कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ये कोशिश लाजमी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किसे डाल रहे हैं? दरअसल मेरा वोट तो यहाँ पर है नहीं, मैं अच्छा। कश्मीर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप उधर डालेंगे? हाँ जी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब में अगर वोट डालना है तो जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी जिनका को वोट मंशूर ठीक है, जिनका मंशूर ठीक है, जो कम अज़ कम इस्लाम की बात करते हैं। बाकी तो ये सारे इसी तरह सब आजमा चुके हैं। ठीक है, इनमें कोई भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आप क्या सबसे कहें? पहले आपका बहुत मशकूर हूँ जी कि इस वक्त आप आवाम की आवाज़ बने और एक जानदार तरीके से आवाज़ को उठा रहे हैं, इस पर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इस वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है जी, जहाँ भी जाएं, जिस गली कोने में जाएं, वहाँ इलेक्शन की रेट है। अब इस वक्त हम 75 सालों से देख रहे हैं कि इलेक्शन के ज़रिए इन आवाम के हमारे जो सरदार या हुक्मरान जो भी बनते हैं, इनसे कोई हल नहीं निकल सका, ना कोई पाकिस्तान तरक्की कर सका। जो हमारे से नीचे गिरे हुए मुल्क थे वो हमसे कई गुना ऊपर उठ चुके हैं। तो अब हमें ये चाहिए कम से कम, अगर ये जो एक मोरूसी सियासत चल रही है, बाप आता है, बेटा आता है, बेटी आती है, अगर यहाँ से निकल कर हम एक नौजवान नस्ल को मौका दें, नए लोगों को सामने लाएं जो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें और मुल्क पाकिस्तान की माइशत को दुरुस्त करने का बेड़ा उठाएं, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान आपकी नज़र में कौन हो सकता है ऐसी पार्टी या ऐसा देखें, नुमाइंदा? आपकी जितनी भी बड़ी सियासी पार्टियां हैं, आप उन सब को आजमा चुके हैं, चाहे वो पीपल पार्टी है या वो नवाज शरीफ पार्टी है या दूसरे लोग हैं, जितने भी लोग हैं। इस वक्त जो हमारे उभरते हुए स्टूडेंट पार्टियां हैं, चाहे वो मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट तंजीम है और दीगर जो जमातों की तंजीम स्टूडेंट हैं, हम उन चेहरों को सामने लाकर अगर मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना चाहते हैं, जवानों को तो मौका मुमकिन देना। है कि हमारे नौजवान मुल्क का बेड़ा उठाकर एक तरक्की के रास्ते पे पाकिस्तान को चला सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं या जो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लोगों की जो गुफ्तगू है वो आपने मुलाहिजा की है कि सिस्टम के ऊपर एतमाद वो ऐसे ही हो सकेगा कि आप इन लोगों को इनके मसाइल को एड्रेस कर सकेंगे, डिलीवर कर सकेंगे। वरना बड़ी हद तक हमें लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर से हमारा एतमाद उठता हुआ जा रहा है। तो इन लोगों को सिस्टम में लाना बड़ी हद तक जो है वो ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएँ, दोबारा मज़ीद लोगों की जो गुफ्तगू है वो आप तक पहुँचा दें। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, मज़ीद भी लोगों की आरा जानने की कोशिश करते हैं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को जो होने जा रही हैं उनसे तवक्कुआत क्या हैं और क्या सोच कर वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बाबू जी? ठीक है, इंतखाबात आ रहे हैं, वोट डालने का फैसला कर लिया? वोट डालेंगे, मियाँ साहब को डालेंगे। मियाँ साहब को वोट डालेंगे? क्यों डाल रहे हैं मियाँ साहब को वोट? मियाँ साहब को पुराने हम उनके सदाई हैं, शुरू से उन्हें डालते आ रहे हैं। शुरू से उधर लाहौर में हम रहते हैं, उधर ही डालते रहे हैं। तो कुछ सियासी वाबस्तगी की वजह से डालते हैं या वो काम करवाते हैं? काम करवाते हैं बाबा, काम करवाते हैं।
تو لوگ تو کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی جو حکومت رہی ہے جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، بڑی مہنگائی ہوئی ہے، اب نون لیگ کو مہنگائی ہوئی ہے، پچھلی حکومت جو کر گئی ہے اس کو کیسے وہ نیچے لا سکتے ہیں؟ کوئی بندہ لا سکتا ہے؟ ایک گھر کا نظام خراب ہو جائے وہ جلدی نہیں صحیح ہوتا ہے، ہوتا صحیح اس کو نہیں کر سکتے کہ میاں صاحب کیا چراغ پھیر دیں گے اس کے اوپر؟ کوئی وقت تو لگتا ہے نا. یہ برتن ہم توڑ دیں گے، ان کو بناتے ہوئے ٹائم لگے گا، 1 منٹ میں نہیں بن جائیں گے. باقی اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو انتخابات کے بعد اگر نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے انشاءاللہ تعالی تو معاشی حالات جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیل کر لیں گے، جو امید ہے بے انشاءاللہ روزگاری تعالی بہتر ہوئیں گے، اللہ خیر کرے گا، بہتر ہو جائے گا. بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ انتخابات آ رہے ہیں، کسے ڈال رہے ہیں ووٹ؟ اونلی کو ووٹ ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ؟ پی ٹی آئی نے بڑا کام کیا، غریبوں کا سہارا لیا. اچھا، تو اس لیے ہم اس لیے آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال رہے ہیں. ٹھیک. 10 صحت کارڈ جو بنایا ہے یہ غریبوں کے لیے کیا ہے سب کچھ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کسے ڈال رہے ہیں ووٹ؟ انشاءاللہ نواز شریف کو. نواز شریف کو ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں نواز شریف کو؟ بس ان کا پچھلا دور آپ دیکھ لیں تو اس وقت مہنگائی کی یہ صورتحال نہیں تھی جو اس کے بعد بنی ہے. تو ان سے ایک اچھی امیدیں ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر آئیں گے تو بہتر ڈلیور کریں گے. یہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کا حکومت رہی ہے اس میں واقعی مطلب اس طریقے سے ڈلیور نہیں کیا ہے، لیکن اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پھر باقی اسٹیک ہولڈر بھی تھے. لیکن آپ نون لیگ کا پرانا دیکھیں گے 2013 سے 2018 کا ٹینیور دیکھیں گے تو اس میں کسی بھی حساب سے آپ دیکھ لیں، آپ اکنامک وائز دیکھ لیں، سیکورٹی کے حساب سے دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ پہ انفلیشن. پہلے بھی آپ نے نون لیگ کو ڈالا تھا. انفلیشن بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اب کیا سچویشن تھی. تو جس حلقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صحت کا نظام وہاں پر مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اور سہولتیں جو دیگر جو ہونی چاہیے بنیادی وہ آپ کے جو حلقے کے نمائندگان ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں نون لیگ والے؟ اگر نون لیگ والے ایک تو میں بات کروں گا، میرا یہ حلقہ نہیں ہے، خوشاب سے ہے. اچھا، آپ خوشاب سے ہیں. بیسیکلی ٹھیک ہے. تو وہ بالکل نواز شریف نے بھی صحت کارڈ شروع کیا تھا، عمران خان نے اس کو کنٹینیو کیا. میں اس چیز کو بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ اس نے ایک اچھی چیز کو کنٹینیو کیا، ایک چیز کو روکا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جب مخالف پارٹی آتی ہے تو اس کے پرانے پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ بند کر دیتی ہے. ہمارے یہاں لانگ ٹرم والا سسٹم تو ہے نہیں، شارٹ ٹرم پہ چلتا ہے. بس وہ 5 سال کا ٹینیور ہے تو اسی کے دوران جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے پروجیکٹس لے کے چلنے ہیں، لانگ ٹرم پروجیکٹس لے کے چلنے ہی نہیں ہیں. آپ جاب کرتے ہیں؟ جی جی الحمدللہ جاب. مجھے یہ بتائیں نا، میں یہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس کے اندر اتنی جدت آ گئی ہے، ہمارے جوان بڑی حد تک جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں نون لیگ کا یہ ویژن، چونکہ آپ نے ان کو ووٹ دینا ہے تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کا یہ ویژن ہے کہ آئی ٹی کے شعبوں میں اپنے جوانوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہے، آئی ٹی کے شعبے کو مزید آگے بڑھانا ہے، یہ ویژن ہے؟ دیکھیں ہونا چاہیے، صرف ان کا نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کا ہونا آپ چاہیے. اپنے حلقے کے نمائندے سے پوچھیں گے کہ آپ کا یہ ویژن ہے؟ بالکل پوچھنا چاہیے، ہمیں پوچھنا چاہیے، ہر کسی کو پوچھنا چاہیے. کوئی بھی پارٹی آئے، صرف یہ نہیں کہ نواز شریف یا نون لیگ کی آئے، کوئی بھی مطلب حلقے کا ریپرزنٹیٹیو آتا ہے، وہ جماعت اسلامی سے آتا ہے یا پی ٹی آئی سے آتا ہے یا نون لیگ سے آتا ہے، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ آپ یوتھ کے لیے کیا کریں گے، آپ ایجوکیشن کے لیے کیا کریں گے، ہیلتھ کے لیے کیا کریں گے جو سب سے بڑا ایشو ہے، اور اس کے بعد مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے. کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. یہی جب اس چیز کو نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر آپ کے ملک کا یہی حال ہے کہ مطلب آپ یوتھ بالکل بے روزگار پھر رہی ہے، ماسٹر کر کے پی ایچ ڈی کر کے بے روزگار پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کروا رہے. ٹھیک، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو چاچا جی؟ اللہ کا شکر ہے، خیر خیریت ہے. انتخابات آ رہے ہیں، کسا پانا نے ووٹ فیصلہ کر لیا؟ فیصلہ کر لیا جی. یہ جتنے بھی ہیں نا جنہوں نے ووٹ پانا نا، یہ کرم والے والے جہاں آپ کھاوے مانگ کے تو منگتے مارے ٹانگ کے. ٹھیک ہے، جہاں ملک کے ہاتھ حق بہتر ہوئے، مہنگائی تروڑے، ان ووٹ پان. تو تمہیں کون لگتا ہے کون بہتر ہے؟ وہ میرے خیال نال تے جہاں وہ بہتر ہے. پی ٹی آئی بہتر ہے. پی ٹی آئی بہتر ہے. وہ بہتر حالات کر دیں، ان کی مہنگائی تو ختم ہو جائے گی. اللہ خیر کر سیدھا. ٹھیک. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. انتخابات آ رہے ہیں، سوچ لیا آپ نے کس کو ڈال رہے ہیں؟ الحمدللہ. ووٹ کس کو ڈال رہے ہیں؟ ہم پہلے بھی کس کو ڈالتے تھے، آج بھی اس کو ڈالیں گے. کس کو ڈالیں گے؟ ابھی دیکھتے ہیں، چھوٹتا تو اس کو ہی دیں گے. اچھا، اگر نہ چھوٹا تو نہیں دیں گے؟ پھر نہیں دیں گے. پھر کس کو دیں گے؟ پھر دیں گے بھی نہیں. دیں گے بھی نہیں. اچھا، آپ یہی کام کرتے ہو؟ الحمدللہ. تو بہتر ہے یہ جو ملک کے جو حالات جو چل رہے ہیں معاشی، جو حالات گزر رہے ہیں آ جائے تو بہتر ہو جائیں گے. اچھا، یہ حالات پھر بہتر ہو جائیں گے؟ ہاں بہتر ہو جائیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ انتخابات آ رہے ہیں، کس سے ڈالیں گے ووٹ؟ یار اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. اچھا، ابھی سوچا نہیں ہے، ڈیسائیڈ نہیں کیا یا بتانا نہیں ہے؟
नहीं, बताना ही नहीं है, बताना नहीं है। मैं सोचा भी नहीं है कुछ इस हवाले से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी। तो कोई तवक्कुआत हैं कि जो भी हुकूमत बनेगी को मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, जो चैलेंजेस हैं? लगता नहीं है कुछ ऐसा, नहीं लगता। लगता नहीं है कुछ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का करम। इंतखाबात आ रहे हैं, सोच लिया किसको डाल रहे हैं वोट? इंशाल्लाह एक ही बंदा है, मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान को डाल रहे हैं? एक ही उम्मीद है पाकिस्तान में बस। अच्छा, इसी हलके से आप N48 से हैं या कहीं और? ये MPP 19 से हैं। अच्छा, तो मौलाना फजल रहमान का इंतखाब क्यों, किस वजह से? वो एक ही सच्चा बंदा है अच्छा। जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे हम एतमाद कर सकते हैं। अच्छा, और कोई एतमाद के काबिल तो नहीं है। आपके हलके के, या आप समझते हैं कि अगर उनकी हुकूमत बन सिर्फ जाती है? हल्के की बात नहीं है, ओवरऑल आप देखें ना, हल्का तो कोई खैर छोटा सा हल्का है, उससे मुल्क के हालात तो नहीं सही होते। ओवरऑल हमने पूरे पाकिस्तान को देखना होता है ना, कि पूरे मुल्क में। हाँ, पूरे मुल्क के लिए माशाल्लाह से अगर मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत आ जाती है तो वो हालात ठीक कर देंगे? इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। ठीक है, मौका देना चाहिए, काफ़ी सारी पार्टी को हमने मौका दिया है और इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान को देंगे तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ताला 110% इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा मौका उम्मीद भी मिलेगी इंशाल्लाह से। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इंतखाबात आ रहे हैं, किससे डालेंगे वोट? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? क्यों? कोई काबिल ही नहीं है वोट। पहले किससे डाला था? किसी को भी नहीं। पहले भी किसी को नहीं डाला? एक दफ़ा पीपी को डाला था। अच्छा, उसके बाद नहीं डाला किसी को। तो क्या वजह क्या है ना डालने की? काम नहीं करते? काम क्या आपको नज़र आ रहा है ना, सब कुछ क्या कर रहे हैं काम। मतलब इस इलेक्शन से कोई उम्मीद नहीं है आपको? इलेक्शन से हमें किसी इलेक्शन से भी उम्मीद नहीं, पिछले से ना आगे आने वाले से। ठीक। तो अल्लाह करे, दुआ करें अच्छा सा बंदा आ जाए, वो अल्लाह का नेक वली आ जाए, हमारे हालात ठीक हो जाए। हाँ, लेकिन वोट तो आप नहीं समझते कि कौम की कमानत होती है? अमानत आपको तो है, लेकिन देनी अमानत चाहिए। किसको दें? बेईमान को दें? ये भी तो सोचे ना। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इंतखाबात आ रहे हैं, किससे डाल रहे हैं वोट? वोट PTI को सर। PTI को क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि खान साहब क्रेडिबल शख्स है, उसका एक नॉन पर्सन है, पाकिस्तान उसने काम किया पाकिस्तान के लिए, उसने एक शऊर दिया है पाकिस्तानी आवाम को, और उसने सिस्टम को नंगा कर दिया। जो फिर 75 ईयर का सिस्टम जो है, जो मैनिपुलेशन कर रहा है सिस्टम पूरा, हम लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है जो लोगों ने, पूरा सिस्टम ने। मैं तो कहता हूँ लोगों को सामने आना चाहिए, जो ये कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाय बना रहे हैं बड़े मज़े की। आम इंतखाबात आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वोट डालने का फैसला कर लिया? जी जी। किसको डाल रहे हैं वोट? अभी सोचा नहीं है। अभी नहीं सोचा? बड़े कम दिन रह गए हैं, बस सोच रहे हैं। पिछली बार किसको डाला था? लबैक वालों को। लबैक वालों को डाला था। तो इस बार आप इसी हल्के के हैं वैसे? N48 के? तो मुल्क के जो माशी चैलेंजेस हैं अभी, आप क्या समझते हैं किसकी हुकूमत आएगी तो कोई बेहतर हो जाएगा? देखो जी, बेहतर होएंगे जो देखें। कोई तवक्कुआत हैं किसी से? कोई किसी से तवक्कुआ? नहीं, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंतखाबात आ रहे हैं, किससे डाल रहे हैं वोट? PTI को वोट डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? बस हमारा ज़मीर है। अच्छा, ज़मीर का वोट है। ज़मीर का वोट है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इंतखाबात आ रहे हैं, किससे डाल रहे हैं वोट? मुझे तो कोई लेजिटिमेट वो नहीं लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट कोई पार्टी मतलब मुझे फिजिबल नहीं लग रही। अच्छा, हाँ। आपने क्या वर्क किया है कि ये उम्मीदवार जो हैं जितने भी हैं वो रेलिवेंट नहीं है, या कंफ्यूज हैं कि समझ नहीं आ रही किसको डालूं किसको ना डालूं? नहीं, कोई मतलब मुल्क की बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी कोई भी लॉन्च नहीं करता। मतलब वो एक स्क्रिप्टेड प्लान के थ्रू आते हैं और स्क्रिप्टेड प्लान फॉलो करते हैं। मेरे नज़दीक तो वही है। अच्छा, तो जो मुल्क की बेहतरी और उसके लिए कोई मुझे जैसे उम्मीदवार नज़र आएगा मैं उसको ऑब्वियसली सपोर्ट करूँगा। तो बतौर जवान आप क्या समझते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन अगर मैं जानना चाहूँ कि कैसी एक आइडियल हुकूमत होनी चाहिए, किस तरह मामला को डील करना चाहिए, तो क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले देखें जो लोअर मिडिल क्लास है और स्पेशली जो यूथ है, आप देखें कितने लोग एग्ज़िट कर गए पाकिस्तान से पिछले आप कह सकते हैं 16 से 18 मंथ्स में। तो वो लोग क्यों मजबूर हो गए मुल्क से बाहर, जबकि सबसे ज़्यादा वसाइल हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी एग्रीकल्चर उस पे थी 70% इकॉनमी हमारी, तो एग्रीकल्चर तबाह हो गई चाइना के साथ अगर हम कंपेयर करें। ऑल्दो वो हमारा दोस्त है, CPEC में उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, लेकिन आज तक जदीद मशीनरी हुकूमत की किसानों के लिए क्यों वो एक पॉलिसी नहीं लॉन्च कर सके? क्यों वो क्योंकि जो भी पॉलिसी लॉन्च करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मॉडर्न नहीं कर सके। अच्छा, ये लैपटॉप स्कीम वगैरह, मैं इसके बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। उस पर अरबों रुपया ज़ाया हो जाता है, प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे परफॉर्म कर सके। मैं ख़ुद इंजीनियर हूँ,
और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। एक ही वेंडर है और पाकिस्तान में हवावे और ZTE, वो भी एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, अंडर वैल्यूड और अंडर पेड सारे वो एम्प्लॉयज़ रखते हैं मिनिमम वेज के साथ। कोई पॉलिसी नहीं है ओवर टाइम की, कोई पॉलिसी नहीं है, मतलब 8 आवर्स शिफ्ट की, गधों की तरह काम लेते हैं और वो क्योंकि टैक्सेशन कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इंतखाबात आ रहे हैं, कुछ सोचा है किसको डालना है वोट और क्यों डालना है? वोट का तो मसला बड़ा जो है ना अरनकुन है कि किसको दें, कुछ समझ ही नहीं आती है क्योंकि हमारे कायदीन ही माशाल्लाह ऐसे हैं कि अभी तक समझ नहीं आ रही है। नहीं आ रही कि हम किसको दें, किसको यूनिटी कोड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिनको दिए भी है उन पे भी कोई ऐसा नहीं है कि वो करें। देखो अब मैं एक वीडियो ड्राइवर हूँ, सऊदी अरब में भी रहा हूँ और यहाँ में मेरे पास टैक्सी गाड़ी भी है। हमारे ये हालात पेट्रोल की ये हालात है कि हमें आज ये रेडी लगा रहे हैं। अच्छा, ये आपके सामने में यानी अगर सरकार देख रही है तो हमें देखें कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। यानी तो ये आज के दिन में हम कोयला लेके आए, पहले 120 आज 150 रुपये किलो है। यानी ये आज लेके आए, हर चीज़ दिन ब दिन की बढ़ रही है, महंगाई ऊपर जा रही है और गरीब दिन से दिन नीचे जा रहे हैं। ये जब हल्के के जो वोटर्स हैं, जो नुमाइंदगान हैं, आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए, जी। आप उन्हें बताते हैं कि यार पहले हमें अपना मंशूर बताओ कि हमारी जो महंगाई है, माशी हालात हैं, ये ठीक करोगे तो फिर हम सोचेंगे वोट डालने। वो कहते हैं इक़्तिदार में आएंगे तो करेंगे। अच्छा, ये तो उसके बाद नज़र नहीं आते फिर किधर आते हैं? लारे लपे तो अभी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो ये कहाँ से हमें नज़र आते हैं? ये तो आप लोगों के सामने, आप मीडिया ज़्यादा बेहतर, हमारे से ज़्यादा आप इनको जानते हैं। बस ऐसे ही बस लाली बाप दे के अपने वोटें ले लेते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उसके बाद मिलते ही नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप किसे डालेंगे वोट? जी हमारे तो यही ख्याल है कि PTI से जिंदाबाद है। अच्छा, PTI को वोट डालेंगे, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का ठीक हो? इंतखाबात आ रहे हैं, क्या सोचा है किसको डाल रहे हो वोट? PTI को। PTI को डाल रहे हैं, क्यों PTI को क्यों डाल रहे हो? PTI को दिल से प्यार करते हैं। दिल से प्यार करते हैं, काम करवाती है PTI? जी करवाती है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और मज़ीद भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, काम सही चल रहा है? इंतखाबात आ रहे हैं, क्या सोचा है, क्या तवक्कुआत हैं, किसको डाल रहे हैं वोट? PTI को डाल रहे हैं। कुछ तवक्कुआत हैं कि जो भी हुकूमत बनेगी अगर PTI की बनती है? PTI की है। अच्छा, मुल्क के जो माशी हालात हैं ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र, ठीक ठाक। इंतखाबात आ रहे हैं, किसे डाल रहे हैं वोट? वोट हमारी कश्मीर में होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कश्मीर में आप वोट डालेंगे, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र। इंतखाबात आ रहे हैं, किसे डालेंगे वोट? देखते हैं जी, अभी कोशिश कर रहे हैं कि PTI को तो अभी वैसे डरे हुए हैं लोग, नाम ही नहीं ले रहे, तो वोट कौन डालेगा? अच्छा, तो पहले किसको डाला था आपने? पहले तो नून लीग को डाला था, अब देखते हैं क्या होता है। इस बार नून लीग को नहीं डालना? कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो इलेक्शनों का कोई पता चले, कोई तारीख दें, कोई इलेक्शन सामने आए तो पता चलेगा। तो अभी तो कोई जलसे जुलूस नहीं हो रहे, PTI का कोई सामने नहीं आ रहा, अभी कोई समझ नहीं लग रही क्या बनेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल अभी उस तरह नहीं, माहौल नहीं है उस तरह का कि बंदा अभी कुछ नहीं कहा सकता है कि पता चलेगा तो फिर ही डालेंगे। आप किसको देंगे वोट? PTI का। PTI को वोट डालेंगे? पिछली बार भी उसी को डाला? जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। किसको डालेंगे? नून लीग को जनाब। नून लीग को वोट डालेंगे, क्यों डालेंगे नून लीग? नून लीग पहले शुरू से नून लीग को डालते हैं, वो सबसे अच्छे हैं ना। बॉर्डर पे बनाई, सी पैक बनाई, सब कुछ उन्होंने बनाया, किसी ने और क्या बनाया है? वो आपके भाई कह रहे हैं कि वो तो भाई है ना, वो बड़े हैं, वो जो मर्जी कर ले, वो उनका वोट है ना। लेकिन आपने नून लीग को वोट डाला? हमने नून लीग को देना। अच्छा जी, बेसिकली आपको ये नहीं पता है कि तो कहना चाहेंगे आप, वो कह रहे हैं कि काम करवाते हैं नून लीग बड़ी? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो वही आपको बता रहे हैं, कभी कोई समझ नहीं लग रही वोट, अभी तो वोट का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कंफ्यूज अभी वोट का कुछ नहीं कहा जा सकता सर। अच्छा, वोट का तभी पता लगेगा, दुनिया बाहर निकलेगी, शोर शराबा होगा, पता चलेगा, कुछ जलसे होंगे। अभी तो सब दबे हुए हैं। अच्छा, अभी तो देखें ना। तो आप जो पीछे खड़े हैं, आप बताएं आप किसको डालेंगे वोट? हम जमीयत को डालते हैं। जमीयत को वोट डालते हैं? अच्छा, क्यों डालते हैं जमीयत को? काम करवाते हैं? काम के नहीं, उनकी दीन की निस्बत से डालते। दीन की निस्बत से आप उनको डालते हैं? 1917 से उनका एक नज़रिया है। अच्छा, अल्लाह के ज़मीन पे अल्लाह का कानून। अच्छा, ठीक है, और उनकी मेहनत भी है। ठीक है, आवाम के लिए उनका एक नज़रिया है, इसलिए उनके साथ हैं। हमारे दादा सब उनके सब वोट डालते हैं। ठीक है, उनकी एक मेहनत है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर आपने मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो गुफ्तगू सुनी है और कुछ ऐसी भी गुफ्तगू भी हमारे सामने आई है। लोग कह रहे हैं कि अभी तक हम कन्फ्यूज़ हैं, इलेक्शन का वो माहौल नहीं बना जैसा कि माजी में बना करता था। आगे भी बढ़ेंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस हैं, दोबारा हम आपको मिलेंगे जमहूर में।
नाज़रीन, अवामी हलके से हमने राय जानी है हलका NA 48 में कि लोगों की क्या राय है इस हवाले से। अब हम पहुंच चुके हैं या कोशिश करेंगे सभी जो NA 48 हलके से उम्मीदवार हैं उन नुमाइंदगान से मैं गुफ्तगू कर सकें कि जो हलके की आवाम ने जो हमें मसाइल बताए हैं, नुमाइंदगान के पास क्या विज़न है, क्या हिकमत अमली है, कैसे हल कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तानी सियासत की बड़ा नाम है इनका, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आज़ाद हैसियत में इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। और खोखर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस्लामाबाद के हलका NA 47 48 आप दोनों से इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। हमने यहाँ पर और मरकज़ में भी जाके कुछ लोगों से, आपके हलके के लोगों से बात की। जो जवान है ना, वो ये कह रहा है कि हमारा जो सबसे एक बड़ा मसला हमें जो फेस करना पड़ रहा है वो ये कि हमें हमारी दहलीज़ में यानी हमारे शहर के अंदर नौकरियां नहीं मिलती हैं। बाहर से लोग आकर कर लेते हैं मगर हमें जो है वो नौकरियों से महरूम कर दिया जाता है। तो इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदगान के पास क्या विज़न है, क्या हिकमत अमली है। देखिए, ये बात नौजवानों की ठीक है कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इस्लामाबाद में चारों सूबों का नौकरियों के हवाले से कोटा मौजूद है। बिल्कुल। पर इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखने वालों का किसी सूबे के अंदर कोई कोटा मौजूद नहीं है। तो जब ये दारुल खिलाफा बना तो उस वक्त लोगों की ये तवक्को थी कि इसके समरात भी यहाँ पर मुकामी लोगों को मिलेंगे। और अब मैं ये समझता हूँ कि मुकामी और गैर मुकामी की तफरीक भी ख़त्म हो चुकी है। वो इस वजह से कि जो 60s में आके, 70s में आके, 80s में आके, 90s में यहाँ पर आबाद हुए, अब उनके बच्चे भी जो यहाँ पर पैदा हुए वो भी इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर हैं। तो अब ये हम सब अहले इस्लामाबाद का एक मुत्तफ़िका मसला है कि इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ा एम्प्लॉई है वो फेडरल गवर्नमेंट है। उस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हमारा शेयर सबसे कम है और हमारा शेयर कहीं भी नहीं है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायलेमा है कि जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है। एक बेहतर अंदाज में अपना मुकदमा पेश करने की ज़रूरत है कि ये अब जो एक लॉपसाइडेड और डिसएडवांटेज पोजीशन में हम इस्लामाबाद के लोग हैं उसको एड्रेस किया जाए। दो बातें हैं। एक तो ये कि सरकारी स्कूल जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं, लोगों को दिक्कत होती है अपने बच्चों को एडमिशन के लिए, सिफारशी जो कल्चर है बड़ी हद तक है। एक तो लोग वो भी बड़ी हद तक हमें बात करते हुए नज़र आए। दूसरा ये कि जो आज का जो जवान है जो बड़ी तादाद के अंदर बेरोज़गार भी है, हमारे जितनी भी हुकूमतें बनती हैं उस तरह से तरजीहात क्यों नहीं होती है कि कम से कम जदीद दौर आ गया, IT सेक्टर है, घर बैठे ही बहुत सारे मौक़े हैं। इस हवाले से इदारे होने चाहिए जो लोगों को, जो जवानों को तरगीब कर सकें, इनकी तशहीर कर सकें। तो इस हवाले से आपके एजेंडे, आपके मंशूर में ये चीज़ें शामिल हैं? देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि लोगों को बाकायदा और सबसे प्राइमरीली ये जो चीज़ है, ये इंस्टीट्यूशंस, जिन इंस्टीट्यूशंस में लोग तालीम हासिल कर रहे होते हैं वो गाइड करते हैं कि आपके आगे करियर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। फिर उसके अंदर गवर्नमेंट शामिल होती हैं कि जी आगे आने वाले वक्त में ये जॉब्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे ज़्यादा आएंगी। अब जिस तरह दौरे हाजिर में AI की बहुत बात हो रही है और ये भी लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो ना हुकूमतें इन चीज़ों के ऊपर सोच रही हैं कि आने वाले वक्त में क्या जॉब्स रह जाएंगी, क्या जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग जो है, अब मेरे पास एक साहब आए आज से 2 दिन पहले, उन्होंने कहा जी 5 लाख लोगों की जापान में ज़रूरत है, लेकिन वो स्किल्ड बेस्ड लेबर है, लेकिन मुझे पाकिस्तान से लोग नहीं मिल रहे कि जिनको मैं लेके जा सकूं या कोई ऐसा इदारा हो कि जिसकी जो स्किल्स वो दे रहे हैं वो उनके लिए एक्सेप्टेबल हो। सही। तो हम तो हर चीज़ के अंदर ही एक ऐसा हमारा एटीट्यूड है कि बस चल रहे हैं हम, ऐसे तो नहीं मुल्क चला करते। आई मीन आप डेटा उठा कर देखें तो तकरीबन 25 लाख नौजवान बच्चे और बच्चियां हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहे हैं, आगे जॉब्स नहीं है। तो और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल केओस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो फिर जब इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं हो पाती तो फिर जॉब्स भी नहीं क्रिएट होंगी। तो आज अगर हमारी ग्रोथ 2% पे खड़ी है और पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही है 2% से ज़्यादा पर, तो ये तो नेगेटिव ग्रोथ हुई ना। तो हम पॉलिटिकल केओस को भी नहीं ख़त्म करना चाह रहे, उसको हम मज़ीद भड़का रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें अब बयान करने के लिए मैं समझता हूँ कि इस शहर को और वैसे भी कौमी मामलात में बड़ी एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है कि जो ये चीज़ें बयान कर सके, कोई ज़मीर झंझोड़ सके। मैं कोशिश करूंगा, अगर लोगों ने नुमाइंदगी का शर्फ दिया तो फिर इन पे बात करेंगे। सियासत, मुल्की सियासत की आपने बात की है, यही मेरा आखिरी सवाल भी आपसे है कि आप आज़ाद हैसियत में फ़िलहाल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिस्टम के अंदर अपनी कॉर्नर मीटिंग के अंदर भी लोगों से आप खिताब कर रहे थे, तो मैं सुन रहा था, आपने कहा कि सिस्टम के अंदर ये ख़राबी है, ये ख़राबी है।
तो लोग ये जानना नहीं चाहेंगे कि आप इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो के कैसे करेंगे, क्या किसी सियासी जमात का हिस्सा बन के करेंगे, आज़ाद हैसियत में कोई शनाख्त होगी, या जीतने के बाद कोई लाहेअमल होगा कि दीगर जिस तरह आपकी तरह दीगर आज़ाद हैसियत में लोग लड़े हैं, कोई नई पार्टी वजूद में आएगी? देखें, किसी भी सियासी जमात के अंदर शामिल होना तो अपने आप को गुलामी में देने के मुतरादिफ। अच्छा, बिल्कुल वन मैन शोज हैं ये पार्टीज, कोई डिबेट डिसेंट की गुंजाइश, जमहूरियत नहीं है इनके अंदर, डिक्टेटरशिप्स हैं, अच्छा, खुशामद का कल्चर है। तो ये सियासी पार्टियां तो हैं ही नहीं, ये तो सियासी कबीले हैं जिसमें कबीले के सरबराह ने एक फैसला कर दिया तो सबको तस्लीम करना पड़ेगा। तो जेन्युइन पॉलिटिकल कल्चर, वो वाइब्रेंसी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रही नहीं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करूंगा, अपनी आज़ाद पोजीशन को बरकरार रखूंगा। जो कानून साजी इस मुल्क के फ़ायदे में होगी, मुझे किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके लिए वोट करूंगा। जो इस मुल्क और अवाम के फ़ायदे में नहीं होगी, खड़क के ऑपोजिशन करूंगा। दैट्स माय प्लान। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हलकों में लोगों की क्या राय है, क्या किन मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है, बुनियादी मसाइल उनके क्या हैं, और आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के हवाले से उनकी क्या तवक्कुआत हैं, और अपने अपने हलके के अंदर, यानी कि हम अभी मौजूद हैं इस्लामाबाद के हलका NA48 में, तो इस हलके से जितने भी जो नुमाइंदगान हैं, उम्मीदवारान हैं जो इंतखाबात लड़ रहे हैं, उनसे इस हलके के लोगों की उम्मीदें क्या वाबस्ता है, ये वो सवाल हैं जो हम लेकर नुमाइंदों के पास भी जा रहे हैं और उनसे हिकमत अमली और उनका विज़न भी पूछ रहे हैं। अभी जो हमारी साथ शख्सियत मौजूद हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं अली बुखारी साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामज़द उम्मीदवार थे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इलेक्शन की गहमा गहमी है, ज़ाहिर है एक माहौल बनता हुआ आपको नज़र आता है जब आप हलकों में जा रहे हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि ये उस तरह का माहौल नहीं है जैसा कि होना चाहिए था? लेकिन ये उस तरह का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे होना चाहिए था, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, हम तो एज अ PTI वर्कर, हमारा तो पिछले 2 साल से हम तो इलेक्शन कह रहे थे। हम तो ये कहते हैं लूला लंगड़ा ही सही, लेकिन इलेक्शन तो हो, लोगों को उनका हक तो मिले कम से कम, क्योंकि ये जो सारा निज़ाम है मुल्क का, वो चलता है लोगों के जमहूर के ऊपर। आपका कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो जब अवामी नुमाइंदे होंगे, वो अवाम की हुकूमत होगी और अवाम के लिए होगी, वही एक सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ के लोगों से हमने बात की तो जो बड़ी हद तक जो जवान थे वही कहते हुए नज़र आते हैं कि हम दीगर सूबों की बात करते हैं, दीगर लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर जवानों को रोज़गार उनकी दहलीज़ के पास नहीं मिलता है, निज़ाम तालीम उस तरह से म्यारी नहीं है, सरकारी स्कूल्स हैं अगर उनमें एडमिशन के लिए एक पूरा एक सिफारशी कल्चर है, वो आज तक ख़त्म नहीं हो रहा। उम्मीदवार आते हैं, दावे मंशूर अपने सामने रखते हैं, मगर ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना है, काम नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है जी उनकी बात। और इस्लामाबाद बना 1962 में जी, तो मुझे ये प्रिविलेज हासिल है कि मैं यहाँ का मुकामी आदमी हूँ, नेटिव आदमी हूँ, यहाँ का, आई एम सन ऑफ द सॉइल। तो मुझे यहाँ पर मुश्किलात बहुत ज़्यादा पता है, शायद इनसे भी ज़्यादा पता है, लेकिन मैं उनको हल करने का फार्मूला भी साथ लेकर आया हूँ। अच्छा, ठीक है। अब बात यह है कि आपकी आबादी आज जो है 25 लाख के लगभग इस्लामाबाद की बन चुकी है, आपकी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हो चुकी हैं। जब आबादी बढ़ी है, उसके मुताबिक आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशन, आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये सारे बनने हैं। आपने लैंड का, आपने रेवेन्यू का, आपने इन सब चीज़ों को भी कैटेगराइज करना है, इनको कंप्यूटराइज करना है, इनको आपने नए अंदाज में लेकर आना है। अगर आपका BHA जो बेसिक हेल्थ यूनिट होता है, BHU सिस्टम सही नहीं है, तो आपके कभी भी मेडिकल हॉस्पिटल्स के ऊपर रश लोड कम नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में BHU जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है हर UC में मौजूद है ऑलमोस्ट। तो पुरानी 12 UCs होती थी 1979 के लॉ के तहत, वो मौजूद थी, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट में जाता कौन है? किसी को सर में दर्द भी हो, पोली क्लिनिक जाएगा, पिम्स जाएगा। हमने बेसिक हेल्थ यूनिट डेवलप करना है, जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके अंदर डॉक्टर बैठना है, उनके अंदर वहाँ पर फर्स्ट एड से लेके आपकी सर्जरीज के अलावा बाकी हर चीज़ वहाँ पर हो। किसी का गांव में अगर किसी को टांग में दर्द है, किसी को इमरजेंसी को ट्रीटमेंट चाहिए, किसी को चोट लग गई है, तो वो पहले बेसिक हेल्थ यूनिट में जाए। बेसिक हेल्थ यूनिट में ट्रीटमेंट हो जाए तो किसी का दिल नहीं करता कि वो पैसे लगाए, इतना खर्चा करे और जाके बड़े हॉस्पिटल्स में जाए, वहाँ पर उनको मिलेगा। और बेसिक हेल्थ यूनिट का बिल्डिंग मौजूद है, वहाँ के डॉक्टर्स की तनख्वाहें जा रही हैं, वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, एग्जीक्यूशन करनी है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ आपकी है एजुकेशन। यही चीज़ है कि एजुकेशन के अंदर आपने 2002 के बाद स्कूल्स बनाए कितने?
स्कूल्स के निसाब की बात तो बात की है ना, पहले आपने बिल्डिंग्स किस तरह बनाई, आबादी बढ़ गई, और लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि मोर देन 200-250 प्लॉट स्कूल के पड़े हुए हैं जो आपने ऑप्शन भी नहीं होने दिए। अब आप उसके अंदर जो मर्जी सिस्टम कर लें, उसको प्राइवेटाइज कर लें, आप उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे लें, आप जॉइंट वेंचर कर लें दोनों के अंदर, लेकिन स्कूल तो बनने चाहिए ना। आपको अपनी चीज़ें अपग्रेड तो करनी पड़ेंगी। हम सब सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए, आपका हमारे साथ का बैच देख लें, आज भी हम ICB के पढ़े हुए सारे के सारे, इस्लामाबाद की टॉप मोस्ट स्ट्रीम, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपकी लॉयर्स, आपके इंजीनियर्स उस स्कूल के पैदा हुए नहीं है। तो ये जब लोग करना हमने PTI की जो 4.25 साल हुकूमत रही, आप समझते हैं कि उस वक्त भी ये मसाइल मौजूद थे, निशानदेही की गई थी? बिल्कुल मौजूद थे जी। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक गांव था शाहदरा, वहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट था, 40 लाख रुपया उसके ऊपर लग के उसको अपग्रेड किया गया था। वहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी होती थी पिम्स हॉस्पिटल, क्योंकि एफिलिएटेड विद पिम्स हॉस्पिटल। वहाँ पर डॉक्टर भी बैठता है, आज भी वहाँ डॉक्टर जाती है जो बैठती 4 घंटे। मैंने आज इस प्रोग्राम से पहले मैं वहाँ गया था विजिट करने कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर मुझे पता चला। सो बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो दुनिया सारी में है, हमारे मुल्क में नहीं। कि आपने पॉली क्लिनिक बना दिया 68-69 में, आज तक वही बिल्डिंग है। ज़रा अंदर तो जो है बारिश में आप नीचे से रेनोवेट कर देते हैं यार, अब आपको वर्टिकल जाना पड़ेगा। अब आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी है, क्यों बनानी है? अब उसके लवाजमात कौन पूरे करेंगे? आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी, शहर बड़ा हो गया, पाइप्स आपके सेवरेज के 1962 के पड़े हुए, उनको कैसे करेंगे? अच्छा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, अकोमोडेशन ज़्यादा होगी, लोगों की गाड़ियाँ आएंगी, अच्छा आप बेसमेंट बनाएंगे, एक पार्किंग बना देंगे, फाइन एनफ। जो लोग वहाँ पर आएंगे वो कहाँ पार्क करेंगे गाड़ी? रोड के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। अब आपको नए लवाजमात, नई चीज़ों, नए ट्रेंड्स के साथ, ये जहाँ आप बैठे हुए हैं ये सारी जगह अब ये डेवलप हो चुकी हैं, तो हमें टाउन कमेटीज बनानी पड़ेंगी, सही, हमें टाउनशिप बनाना पड़ेगा, पूरा एक मैकेनिज्म देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जोन 3, जोन 2, जोन 4, जोन 1, यहाँ पर आपकी ज़मीन है जोन 3 में आप कर ही कुछ नहीं सकते हैं उसको। आबादी आपकी 50 लाख 25 लाख पहुँच गई, तो आपने अब सब जोनिंग करनी। आपने जो आबादियाँ बन चुकी हैं इनको टाउन बनाने, अगर तो आपने मुल्क को तरक्की करना है। यहाँ से आप गुजर के जाएँ इस्लामाबाद के फैज़ाबाद से आगे आ जाएँ आप, उसके बाद के इस्लामाबाद में और जो मेन सेक्टोरियन इस्लामाबाद है उनमें आप देखें, आपको ज़मीन आसमान फ़र्क नजर आएगा। मतलब आपको मसाइल पता है, आप कहते हैं कि मौका मिला, लोग आपको मुंतखब करते हैं तो आप इन मसाइल को हल करेंगे। एक और अहम जो बड़ा बुनियादी सवाल है, जदीद दौर की हम बात करते हैं और इसके अंदर एक IT का शोबा है, बड़ा वास्ट शोबा है, इसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर हमारे जो जवान हैं वो बेरोज़गार भी हैं। ऐसे इदारे नहीं होने चाहिए जहाँ पर कम से कम एक काउंसलिंग हो सके, लोगों को इस बारे में तरगीब दे सके, आप घर बैठे भी रिमोटली भी काम कर सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं, मुल्क के लिए भी काम कर सकते हैं। इस हवाले से हमें ये मैदान खुला नज़र क्यों आता है, क्यों किसी की उस तरह से तरजीहात नहीं होती? देखिए जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लोगों को राग़िब करना है। सही, टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी तो हर बंदा आपका असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकता, ASP नहीं बन सकता, डिप्टी कमिश्नर नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है। आपके लोग पढ़ के आते हैं, आपके उनके टॉप आप चले जाते हैं उसमें, बाकी लोग जो बच जाते हैं डेफिनेटली उन्होंने और बिजनेस करना होता है। अब वो अपना डेली की रोज़गार उन्होंने तो कमानी है, सो उनको आपने अकोमोडेट करना है रियल स्टेट बिजनेस में, उनको आपने अकोमोडेट करना है जो हाथ से काम करने वाली चीज़ें, मशीनरीज को यूज़ करने के लिए। सो टेक्निकल एजुकेशन जब तक नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप देख लें किसी आप सियालकोट में चले जाएं, आपको वहाँ बेरोज़गार की तरह जाके देखें, आप पूरे मुल्क का कंपैरिजन सियालकोट से कर लें, आपको पता चलेगा सबसे कम बेरोज़गार लोग सियालकोट में। रीज़न क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है। रीज़न ये है कि बच्चा पढ़ता है, निकलता है, वालिदैन उसको कहते हैं काम करो। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क है, जब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क होगी तो आपके पास चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ ये आती है इस्लामाबाद का एक बहुत बुनियादी मसला है जो हल करने के लिए आपको लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। वो लेजिस्लेशन है कि आपको इस्लामाबाद की असम्बली बनानी पड़ेगी। आपको इस्लामाबाद की असम्बली बनाएंगे जी, स्पेसिफिकली असम्बली अलग बनेगी, आपकी हाई कोर्ट फेडरल हाई कोर्ट बनेगी, आपके नीचे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली वाला स्टेटस देंगे। आप नोटिफिकेशन करके चीफ कमिश्नर को गवर्नर बना के इस्लामाबाद का सत्यानाश ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ आपको, और जो आपने देखा कुछ दिन पहले बाबर सत्तार साहब जस्टिस साहब की जजमेंट आई तो उन्होंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, ये चीफ कमिश्नर कैसे पास एज ए गवर्नर यूज़ कर रहा है, और इसके हमारे एक हमसाये मुल्क में इस मॉडल पे ऑपरेट हुआ। मुझे आप बता दें कितनी अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं इस्लामाबाद में? PHA, CDA, DHA, हाउसिंग अथॉरिटी, एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी, नया पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट एक्ट, 6 तो मैंने गिना दिए। ये 6 लॉज में हर चीज़ तो मिक्स हुई हुई है, ओवरलैपिंग हुई हुई है। तो ये तो एक ही चीज़ होगी। आप जब तक लॉ आसान सादा नहीं करेंगे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। एक वाज़े उसको शेप देने की बड़ी ज़रूरत है। देना है आपको। अब अगर ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हमसे इख्तियारात ना लिए जाएं,
اس کا کوئی حل نہیں ہے, آپ نے لینا پڑیں گے اگر آپ نے ملک کو سنوارنا ہے تو. اگر آپ فیڈرل نہیں بنائیں گے, اس کو اسمبلیز نہیں بنائیں گے, فیڈرل امینڈمنٹ نہیں کریں گے, تو آپ کا فیڈرل ایریا اسی طرح گھومتا پھرتا رہے گا, ایک چلا گیا. ان لوگوں کے لیے کیا کریں گے جو بڑی حد تک ہم نے سروے کیا لوگوں کا, ان کے اندر ہمیں جوان بھی نظر آتے ہیں, بزرگ بھی نظر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے ووٹ ڈال دیے ہیں, ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا, ہم نے اپنے لیے خود ہی روزی روٹی جو کمانا ہے, جس حال میں کما رہے ہیں, ہماری جو معیشت ہے وہ درست نہیں ہوتی, ہم سے جو ووٹ لینے آتا ہے البتہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتا ہے, تو ہمیں کیا فائدہ ہے پھر اگر ہم انہیں ووٹ ڈالیں گے. ایسے لوگوں کو دوبارہ سسٹم میں لانے کے لیے کیسے اعتماد دلائیں گے؟ حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ بالکل جی, یہ تو ووٹ ہی ہماری ہے جی, میں کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی ووٹ ہے, یہ عمران خان کا سلوگن ہی ہے, اس کی جو ہے جو پی ٹی آئی کا بیسک سمبل ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے تو, ہمارے ساتھ سب زیادہ ووٹرز جو ہیں وہ جوان لوگ ہیں, یوتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نعرہ ہے وہ ہے یوتھ کے لیے, کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے یوتھ کے سر سے بنانا. یہ وہ ہیں جو آگے لے کے چلیں گے آپ کو, جو آگے کسی پازیٹیو سائڈ پہ لگیں گے تب آپ کو رزلٹ ملے گا. یہ نہیں ہو, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک بڑا سیدھا سا کانسیپٹ ہے, 60 سال کی عمر میں ہر شخص ریٹائر ہو جاتا ہے پاکستان میں. ایکسٹینشن کیوں دی جاتی ہے؟ 60 سال فائن, 62 سال ہائی کورٹ کے جج کی عمر ہے, 65 سال چیف جسٹس صاحب کی عمر ہے, سب جاتے ہیں, کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملتی. آپ جب پرانے لوگوں کو اب نکالیں گے نہیں, ان کو بینیفٹس ڈبل ملیں گے, تو اس کے بعد نئے بندوں کو تو جگہ ہی نہیں ملے گی. آپ اوپر سے جگہ خالی کرتے جائیں گے, نیچے والے آپ کے اکوموڈیٹ ہوتے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو مشینریز کی ضرورت ہے, آپ کو مین پاور اور جو آپ کے ٹیکنالوجی ہے ان کو لے کے چلنا پڑے گا. خالی مین پاور سے بھی کام نہیں ہو سکتا. آپ آج بھی تلوار لے کے تو مالی کو لگا دیں گے, ڈیوائڈر کو صاف کرتے رہو, ایک بش کٹر آئے گا تو 2 منٹ میں کر جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو ٹیکنالوجی بھی چاہیے, ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو جو ہے مین پاور بھی چاہیے, اور اس مین پاور کو ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے. صحیح. تو تب آپ لے کے چلیں گے. آپ اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا یوں. تو اب دیکھیں نا ہمارے اکانومی کی پوزیشن کیا, ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. ہم تنخواہیں تو دے نہیں سکتے لوگوں کو, ہم بینیفٹس تو دے نہیں سکتے لوگوں کو, ہم پریویلیج دے دیتے ہیں بہت زیادہ. یہ جو انگریز کا بنا ہوا قانون تھا, جو انگریز شاہی تھی, یہ تو ختم ہونی ہے. آپ کے اے سی کو, آپ کے ڈی سی کو صبح 8 بجے, ہم نے باقی چیزیں تو اڈاپٹ کر لی ان کی, ہم نے یہ تو اڈاپٹ ہی نہیں کیا. گورا تو 8 بجے بیٹھا ہوتا تھا. آپ چلے جائیں صبح ڈی سی آفس, دیکھ لیں آپ کے اسٹاف کتنے میں آئے گا. آخر میں مختصر میں آپ سے یہ پوچھوں, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ نامزد امیدوار ہیں, گو کہ ابھی آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں. خبریں اب کچھ ایسی بھی چل رہی ہیں کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد ہیں, ایک کمٹمنٹ کے تحت اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں تو انہوں نے واپس اسی جماعت میں نہیں جانا بلکہ کسی اور میں جانا. آپ تو رہیں گے نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ میں تو ورکر ہوں جی, میں عمران خان صاحب کے کیسز کر رہا ہوں. مجھے انہوں نے کہا الیکشن لڑو, میں لڑا ہوں. میں نیٹو آدمی ہوں, میرا لوکل سیٹ اپ ہے یہاں سے, یہاں کا میرا گاؤں, میرے دادے پردادے کی قبریں. اسلام آباد بنا 1962 میں, ہم یہاں سے جدی پوچھتی پچھلے 10 جنریشن سے بھی زیادہ ہو گئی یہاں پر گزارے. 300-400 سال پرانے ہمارے روایات ہیں, ہمارے تعلق ہیں, ہماری برادری چل رہی ہے ساری کی ساری. میں سر الیکشن لڑا ہوں کے ساتھ کے لیے, اور جب اس نے کہا چھوڑ دو, میں چھوڑ دوں گا. بہت شکریہ علی بخاری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. علی بخاری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نامزد امیدوار ہیں, گو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بھی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. لوگوں کی کیا رائے تھی, لوگوں کے کیا مسائل تھے, لوگوں کی کیا توقعات تھیں, وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی. اور ہر بار کی طرح ہمیشہ آخر میں پروگرام میں یہی پیغام ہے کہ آپ اسی شخص کو, اسی فرد کو ووٹ دیجئے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی بہتری لے کر آئے گا, آپ کے مستقبل کی بہتری لے کر آئے گا, ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے, کیونکہ بالآخر فیصلہ تو وہی ہوگا جو کہ جمہور کا ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے حلقے میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے فیصلہ جمہور کا.